हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ाई किया था, जो कि विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने यहां पर पढ़ रहे थे। उसमें हमने कहा था कि एम्पियर विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, ये मात्रक एम्पियर कहलाता है। और एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। तो क्या है एम्पियर की परिभाषा? हम एक एम्पियर हम किसे कहेंगे? तो एक एम्पियर की परिभाषा हम इस पर लेते हैं, ये कहलाता है 1 कूलॉम बटे 1 सेकेंड। यानी किसी चालक के परिच्छेद में 1 सेकंड में यदि 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रही हो तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर की धारा। तो एम्पियर की धारा जब हमने देखा था कि धारा जो होता है I = Q/T, और इसके बाद हमने देखा था कि Q = NE अर्थात NE/T विद्युत धारा का जो सूत्र आता है। तो हम इसको करना चाहते हैं कि 1 एम्पियर एक्चुअल में होता कितना है। तो यहां पर 1 एम्पियर की धारा के बारे में हम निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फ्लो होंगे। तो हम देखना ये चाहते हैं कि 1 एम्पियर धारा हम किसे कहें? 1 एम्पियर धारा किसे कहते हैं? यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को हम अथवा करके भी प्रश्न कर सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम देखना ये चाहते हैं कि यहां पर 1 एम्पियर की धारा, तो हमारे पास फार्मूला होता है I = Q/T। यहां पर हम देखना है I 1 एम्पियर, Q = NE। Q क्या हो जाता है? NE। तो ये फार्मूला हम यहां पर लगाते हैं I = NE/T। तो 1 एम्पियर की धारा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात हम जब करते हैं तो N = आ जाता है I/E। तो N = I1 E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। E का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का। इस तरह से हम देखते हैं तो यहां पर N = हो गया 10/16 × 10⁻⁻19। ओके, तो N = ये भाग ली जाएगा 100/16 × 10⁻18। N = हम यहां पर कह सकते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 एम्पियर करंट = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतने के बराबर होता है। इसका डेफिनेशन क्या हुआ? डेफिनेशन जो होता है, इनके बारे में हम कह सकते हैं, यदि किसी चालक के परिच्छेद पर यानी कंडक्टर्स पर 1 सेकेंड पे 1 सेकेंड पे यदि एक सिरे पर
25 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और दूसरे सिरे पर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इस चालक पर बहने वाली धारा क्या होगा? 1 एम्पियर की धारा होगी। तो ये एम्पियर की धारा को हम 4 चैप्टर पे भी समझाएंगे। 4 चैप्टर पे आएगा कि एम्पियर को परिभाषित करने के लिए, एम्पियर को परिभाषित करने के लिए हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पर हम एम्पियर को भी डिफाइन करते हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हुआ? किसी चालक, एकांक चालक पर 1 सेकंड में यदि एक सिरे में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से क्या करेगा? निकलेगा। तो उस चालक में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर की धारा वहां पर कहलाएगी। चूंकि यहां पर हमने कल बात किया था कि धारा, विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, अदिश राशि। फिर भी इनके 2 चीज पाए जाते हैं। सबसे मुख्य बात है इसमें पाया जाता है परिमाण और दूसरा पाया जाता है दिशा, दिशा। जबकि ये गुण जो पाया जाता है वो सदिशों में पाया जाता है, सदिशों में। लेकिन ये एक अपवाद है कि विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिखाया जाता है। लेकिन इस परिपथ में जब दिशा दिखाते हैं, इनके 2 हम तर्क दे सकते हैं कि एक अदिश राशि है। पहला तर्क ये था कि विद्युत धारा को हम सामान्य बीजगणित योग, जिसको हम कहते हैं अदिश बीजगणित योग के द्वारा ही यहां पर दर्शाया जाता है। दूसरा, जो बंधन होता है, बंध, जैसे हम कोई भी धारा का नॉट देखते हैं, यहां पर नॉट, धारा का नॉट है, इधर धारा बाहर जा रही आ रही है, ये नॉट है। तो इस नोट पर हम देखते हैं कि कुल विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये जो सबसे पहली बात है, यदि ये वेक्टर होता तो इसका विश्लेषण अलग होता। हम विद्युत धारा को किसी भी आकार पर मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद भी हम यहां पर देखते हैं कि धारा उतना ही बहती है, जबकि वेक्टर में ऐसा संभव नहीं है। वेक्टर में धारा का मान जिस बिंदु से प्रवेश करके यदि गोलीय स्थिति में आता है और वहीं पर पहुंच जाता है तो धारा का मान क्या हो जाना चाहिए था? 0, जबकि ऐसा यहां पर नहीं होता। किसी भी आकृति में धारा बहता है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है। अब हम यहां पर देखना ये चाहते हैं कि 1890 में जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, 1890 जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज मिस्टर चार्ल्स, तो उसके पहले यहां पर इनको सदिश के रूप में ही व्यक्त करते हुए यह कहा जाता था कि धारा की दिशा जो है होल की दिशा है, होल की दिशा, यानी यहां पर होल की बात करते थे। लेकिन 1880 के बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ तो यह बदल गया कि धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा। मैंने कल इस बात का जिक्र किया था कि इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हमको तीर का निशान दिखाना पड़ता है, क्योंकि तीर का निशान जिधर की ओर लगाया जा रहा है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रही है। तो इलेक्ट्रॉन बहने की दिशा, उसके पूर्व क्या था? होल की दिशा की बात किया जाता था। तो 1890 इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले ये बातें होती रहती थी, जिक्र होते रहता था। अब हम यहां पर देखना ये चाहते हैं कि इस धारा का जो धारा घनत्व कितना है। हम सेकंड आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं धारा घनत्व, डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट्स, धारा घनत्व, इसको हम जे के द्वारा व्यक्त करते हैं, वेक्टर जे। करंट डेंसिटी क्या होता है? इनके बाद किसी चालक के प्रति
एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से बहने वाली विद्युत धारा को हम क्या कहते हैं, उसके धारा घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद। और यहां पर धारा और धारा घनत्व में इतना सा अंतर है कि धारा में यह कहा जाता है किसी परिच्छेद से लंबवत बहने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है, या आवेश की मान को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या था कि आवेश की प्रवाह की दर, यानी यहां पर कहने का अर्थ होता है किसी परिच्छेद से, यहां पर किसी परिच्छेद के क्षेत्रफल से दो डिफरेंस यहां पर आता है धारा घनत्व और धारा में। यहां पर परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद, क्षेत्रफल, ये धारा घनत्व कहलाता है। यानी धारा घनत्व का फार्मूला होगा, धारा घनत्व बराबर होगा धारा बटे क्षेत्रफल। तो धारा घनत्व J के द्वारा व्यक्त करते हैं, चूंकि ये सदिश राशि है और धारा अदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है। तो यहां पर हम देखते हैं J वेक्टर, यह सदिश राशि, तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q बटे T। तो J का वैल्यू हो जाता है Q अपॉन A T, इक्वेशन फर्स्ट। तो धारा घनत्व क्या हो रहा है, किसी परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो वैद्युत जो फ्लक्स है, विद्युत जो धारा है, विद्युत फ्लक्स प्रति सेकंड बहती विद्युत धारा का निर्माण करता है। विद्युत धारा जो है ये धारा घनत्व कहलाता है और यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक बहुत ज्यादा जरूरी है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां पर हम डायरेक्ट कह सकते हैं धारा क्या होती है, यहां पर एम्पियर के द्वारा मापा जाता है और क्षेत्रफल को किससे मापते हैं, मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इनमें जो एम्पियर प्रति मीटर, इसकी प्रकृति जो कहलाती है ये, तो यहां पर हम कहते हैं ये धारा घनत्व जो है किसी भी चालक का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, यह संपूर्ण चालक के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ओके, अब हम जानते हैं विद्युत धारा की गति जो है किस प्रकार की होती है। विद्युत धारा की गति के बारे में हम देखना चाहते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा कैसे फ्लो होता है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर्स। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि ये जो कोई चालक है, मान लो ये कोई चालक है, कंडक्टर, चूंकि हम जानते हैं चालक पदार्थ जो है अणु और परमाणु से मिलकर बनते हैं, परमाणु, और ये अणु और परमाणु जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होते हैं। तो यहां पर चालकों में क्या होता है कि जो भी फ्री, जिसको कहते हैं चालन इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और ये चालन इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम गति करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। ये रैंडम गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से आपस में टकरा कर ये गति करते हैं। तो टकराने के कारण इसमें आ जाते हैं ताप, और हम देखते हैं ये तापीय वेग से गति करने लग जाते हैं, करीब करीब 10⁶ मीटर पर सेकंड की होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि तापीय वेग जो होता है इनके कारण, तो ये जो अनुगमन जो वेग होता है विद्युत धारा चालकों की जो गति होती है, विद्युत धारा के वाहक जो होते हैं, यहां पर एक बात आता है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अनुगमन वेग। क्योंकि सामान्य तापीय वेग जो होता है वो ताप होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, जबकि ये जो गति करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग के नाम से हम यहां पर जानते हैं। तो यहां पर धातुओं में चालक का अनुगमन वेग किस तरह से होता है कि चालन जो हो रहा है प्राय यहां पर दोनों चीज है, क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें फ्री होल्स है। तो यहां पर दोनों प्रकार के पाए जाने के कारण होल्स धातुओं में गति नहीं करता। होल्स एक भारी चीज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबिलिट होता है, तो इनका एक तापीय वेग होता है और इन तापीय वेगों के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन जो अनुगमन वेग से क्या गति करता है, एक नया प्रकार की वेग होता है जिसको कहते हैं हम अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग वह नियत वेग होता है जिसमें मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में गति करते हैं। सबसे मेन बात यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि कोई भी चालक में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गति कर पाते हैं क्या? नो। मोबिलिटी का अर्थ इतना है कि चालक में कभी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ने, जिस तरह से होल पकड़ा हुआ है, लेकिन ये अपनी जो गति का ऊर्जा ट्रांसफर कर देते हैं और यहां से मैंने 1 एम्पीयर की परिभाषा जो बताया था उसमें सेम चीज है, यहां पर प्रवेश करते हैं, यहां से निकलते हैं, क्या इतने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं अपने स्थान को छोड़कर? नो, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सिर्फ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, गति मोबिलिटी में एनर्जी ट्रांसफर है ये। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, यहां से इससे टकराता है और उसके बाद ये इनसे टकराता है, तो दोनों दो टक्करों के बीच में वहां पर उसको समय लग जाता है, जिसको हम बाद में कहेंगे श्रांतिकाल, टाउ। तो ये दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच में जो अल्प समय मिलता है उसके हम श्रांतिकाल कहते हैं। अनुगमन वेग इनसे हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हम कहते हैं तापीय वेग का ऑर्डर जो होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और अनुगमन जो वेग का जो मान होता है अनुगमन वेग 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड अनुगमन वेग। इस कारण से ये तापीय वेग न करके क्या करता है, ये अनुगमन वेग से गति करता है। कोई भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुगमन वेग से गति करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे Vd के द्वारा दर्शाते हैं।